अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्यूसडे के रोज़ उन्होंने बहुत सी बातों को रिवील किया है। उसमें ये भी बात शामिल थी कि जब वो पावर में आए थे ना, तो उनके जो स्टार्टिंग मंथ थे वो सिर्फ इस बात को जानने में लगे कि स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। तो अब वो एडिटोरियल में वो ये बात कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें बहुत ही डिस्टर्ब कर देने वाली हैं, और वो भी उस वक्त जब वो अपने टेन्योर के बिल्कुल मिड में हैं। तो वो बात कर रहा है कि 2 सालों से मुल्क को ना बहुत क्राइसिस का सामना हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां बहुत मुतासिर हो रही हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, पाकिस्तान और भारत जो थे वो बिल्कुल जंग के करीब आ गए थे। तो अब वो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हुए उसने ये बात की है कि अब जो भी गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनको चाहिए कि अपने ओपोनेंट्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, और जो भी चैलेंजेस का उनको सामना है उनको परफॉर्मेंस में बदले, तब जाकर ही वो इन लूप होल्स को जो हैं वो फिल कर सकते हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जितने स्काई कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स उनकी वर्ब हैं, और ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है और इनके साथ मीनिंग भी मेंशन किए हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। ऑन ट्यूसडे के रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्रॉप्ड सम ट्रूथ बॉम्ब्स। कि ट्यूसडे के रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना, उन्होंने रिवील किया है कुछ ट्रूथ को, कुछ सच्चाई को। दैट विल नो डाउट बी रिमेंबर, कहता कोई शक नहीं है ये जो भी सच्चाई उन्होंने रखी है वो याद रखी जाएगी बाय बोथ, दोनों के ज़रिए। अच्छा, दोनों कौन हैं? हिज वोटर्स, उसके वोटर्स, एंड पॉलिटिकल राइवल्स, और उसके पॉलिटिकल दुश्मन, उसके ओपोनेंट्स। 4 डेज़, कहता कई दिनों के लिए, टू कम, जो कि आने वाले हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि ट्यूसडे के रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ट्रुथ सामने रखा था, जो सच्चाई लेकर आए थे, वो कोई शक नहीं है वो याद रखी जाएगी दोनों के ज़रिए। और वो दोनों कौन हैं? उसके वोटर्स भी हैं और उसके ओपोनेंट्स भी हैं, और कई दिनों के लिए जो कि आगे आने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारा सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड उसकी वर्ब है। फिर उसके बाद दैट आता है प्रोनाउन, ठीक है। ये यहाँ पे 2 काम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बन रहा है और दूसरा ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, ये 2 क्लॉजेस को भी साथ जोड़ रहा है। फिर उसके बाद है विल बी रिमेंबर, ठीक है। विल बी रिमेंबर, विल का जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। राइवल्स किसको बोलते हैं? राइवल्स बोलते हैं ओपोनेंट्स को, एडवर्सरी को, कंटेंटर को, कंपटीटर को। ये वो पर्सन होता है जो आपके खिलाफ खड़ा होता है, ठीक है, जो आपका ओपोनेंट होता है। आप इसको दुश्मन भी बोल सकते हो। मिस्टर खान स्पोक एट एन इवेंट, के जो मिस्टर खान थे वो बोले एक मौके पर, वेयर, जहाँ ही इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया, बुलाया, हिज कैबिनेट, इसके कैबिनेट को, टू साइन, कि वो साइन करें। अच्छा, कि किस चीज़ को साइन करने के लिए बुलाया? अ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को। अच्छा, किस चीज़ के लिए ये एग्रीमेंट है? फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, विद द एम। और ये सारा जो काम उसने किया वो किस मकसद के तहत किया? विद द एम का मतलब होता है इस मकसद के तहत, दैट ये कि हिज मिनिस्टर्स, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, मस्ट डिलीवर, वो लाजमी डिलीवर करें, इन द पीरियड, उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर। वो कौन सी ड्यूरेशन है? बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले इलेक्शन से पहले। अच्छा, अब वो कह रहा है मिस्टर खान जो है ना एक मौके पर बोले जहां उन्होंने इनवाइट किया है अपने कैबिना को, ताकि वो साइन कर सकें एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को अगले आने वाले साल के लिए, और इस मकसद के तहत कि जो इसके मिनिस्टर्स हैं वो लाजमी डिलीवर करें अगले इलेक्शन से पहले पहले। मतलब जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, जो कुछ भी उन्होंने तहैया किया है कि हम ये वाला काम करेंगे, तो वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो कारकर्दगी है, वो लाजमी जो है उसको डिलीवर करें। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विद द एम का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हो और आप साथ लगाते हो ना विद द एम, तो इसका मतलब है कि ये जो काम किया गया था, ये इस मकसद के तहत किया गया था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। विद द एम का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हो और आप साथ लगाते हो ना विद द एम, तो इसका मतलब है कि ये जो काम किया गया था ये इस मकसद के तहत किया गया था।
फिर उसके बाद मॉडल है और फिर साथ डिलीवर लिखा हुआ है। मॉडल्स जो होती हैं वो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। मिस्टर खान अर्ज्ड हिज मिनिस्टर्स, मिस्टर खान जो थे ना उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने उकसाया, मतलब कि उन्होंने मोटिवेट किया अपने मिनिस्टर्स को टू डिलीवर ऑन की प्रोमिसेस, कि आप जो है ना वो पूरा करें उन प्रोमिसेस को जो कि बहुत ही की हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एज जैसा कि द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, जैसा कि जो वक्त है ना परफॉर्मेंस का, हैज़ अराइव्ड, वो पहुंच चुका है। तो वो ये बात कर रहा है कि मिस्टर खान जो थे उन्होंने अपनी जो भी मिनिस्टर्स थे उनको इस बात पे अर्ज किया, इस बात में मोटिवेट किया कि आपने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉमिसेस हैं उनको पूरा करो। क्यों? क्योंकि जो टाइम है ना परफॉर्मेंस का वो आ चुका है। तो मिस्टर खान हमारा सब्जेक्ट है, अर्ज उसकी वर्ब है। अर्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, स्टिम्युलेट करना, इंकरेज करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो उकसाना है या कुछ करना है ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। आप जैसे किसी को मोटिवेट करते हो, उसको स्टिम्युलेट करते हो कि प्लीज़ आपने ये जो काम करना है आप उसको जल्दी कर लो। तो ये जो करना है, ये जो पुश होता है ना, इसके लिए यूज़ करते हैं अर्ज्ड। डिलीवर ऑन, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग वन हैज़ प्रॉमिस्ड और इज़ एक्सपेक्टेड टू डू। तो डिलीवर ऑन का मतलब होता है पूरा करना उस चीज़ को जो आपने प्रॉमिस किया है, या ये वो वाली चीज़ है जो आपसे उम्मीद की जाती है कि ये आपने ही करनी है। तो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है डिलीवर ऑन। अब ये एस जो है ये रीज़न को बता रहा है, ठीक है, कि किस रीज़न की बुनियाद पे उसने ये बात बोली थी। वो इस रीज़न की बुनियाद पे, इस वजह की बुनियाद पे। ही ऑल्सो एडमिटेड दैट, उसने ये भी एडमिट किया बिफोर, इससे पहले, ही एज्यूम्ड ऑफिस, कि इससे पहले कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता, ही हैड नो टाइम, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था टू प्रिपेयर, तैयार होने के लिए। एंड दैट, और ये कि हिज फर्स्ट 3 मंथ, और उसके जो पहले 3 महीने थे वो स्पेंट, वो गुजर गए ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। किस चीज़ को समझने में द स्टेट के अफेयर्स को, इन द कंट्री में। तो अब वो ये बात कर रहा है कि उसने, वो जो मिस्टर खान है ना, उसके लिए ये प्रोनाउन आया है कि उसने एडमिट किया था कि जब उसने ऑफिस को संभाला था ना, तो उससे पहले उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो कोई तैयारी करता। क्यों? क्योंकि उसके जो पहले 3 महीने थे ना वो बिल्कुल स्पेंड हो गए, वो गुजर के समझने में स्टेट के अफेयर्स को, कि ये किस तरह से काम होता है, किस तरह से ये सिस्टम चलता है यहाँ पे इन द कंट्री में। तो ही सब्जेक्ट है, एडमिटेड उसकी वर्ब है, फिर ही है, फिर एज्यूम्ड है। अच्छा देखो, एज्यूम जो चीज़ होती है ना, इसके 2 मतलब होते हैं। एक एज्यूम का मतलब हम सबको पता है, इमेजिन करना, सपोज करना, तसव्वुर करना, ठीक है। दूसरा जो एज्यूम होता है ना, दूसरा इसका जो मतलब होता है वो होता है टेक और बिगिन टू हैव पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टेक लेना या बिगिन करना, शुरू करना, किस चीज़ को, अपनी उस पावर को लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। कैसे? ये सेंटेंसेस देखोगे तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले वाला एज्यूम देखो, आई एज्यूम्ड, कहता मैंने सोचा दैट, ये कि यू न्यू ईच अदर बिकॉज यू वेंट टू द सेम स्कूल। अब कोई ठीक है, कोई लड़की है, ठीक है, उसके साथ दूसरी कोई लड़की बैठी हुई है और आपको पता चला कि अच्छा ये दोनों ना एक ही स्कूल से हैं। तो आपने वहाँ पे बैठ के क्या एज्यूम किया, आपने क्या तसव्वुर किया, क्या इमेजिन किया, अच्छा तो ये एक ही स्कूल से हैं, मतलब ये एक दूसरे को जानती होंगी। तो यहाँ पे इस सेंस में जो है ना वो होगा इमेजिन करना और सपोज करना। अब दूसरा एज्यूम देखो, द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम्स ऑफिस एट मिडनाइट टुनाइट। अब ये जो न्यू प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे एज्यूम्स कर रहा है ऑफिस को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तसव्वुर करना तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो है ना, वो जो जिस ऑफिस में उसको बिठाया गया है वो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देगा। मिडनाइट टू नाइट मतलब आज रात से, दरमियानी रात से वो ये वाला काम जो है ना, ये जो एक्शन है, ये जो पावर का लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, वो आज स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो एज्यूम है इसका मतलब है किसी पावर या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। अच्छा, उसके बाद ही है, उसके बाद हैड है। हैड का मतलब क्या होता है? देखो, हैड कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैड का मतलब है, हमें सबसे पहले शुरू से ये पता है कि हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ B3 लगती है, ठीक है।
अब हैड तो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो V3 लगनी है, ये कौन सी लगनी है? ये लगनी है हैव, ठीक है। हैव जो होती है ना वो बेस फॉर्म होती है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं V3 में, हैज़ को इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हैव जो होती है ये हमारी बेस फॉर्म होती है। जैसे दे डिसमिस्ड हिम, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया बिफोर, इससे पहले ही हैड अ चांस, कि उसको मौका मिलता टू अपोलोजाइज करने का, माफ़ी मांगने का, तो उससे पहले ही उन्होंने एक काम कर दिया है। और दूसरी बात, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, ये अकेला नहीं आता, इससे पहले एक और पास्ट आता है, जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। दे डिसमिस्ड हिम, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, इससे पहले कि ही हैड अ चांस, कि उसको मौका मिलता अपोलोजाइज करने का, माफ़ी मांगने का। तो यहाँ पे ये जो V3 है ये हैव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है जो कि हैड है। वी नो लॉन्गर हैव एन एक्सक्यूज़, कहता मज़ीद हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है, दैट ये कि वी आर न्यू, हम नए हैं, एंड आर लर्निंग, और सीख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ अस केम, क्योंकि हमारे में से ज़्यादातर जो केम आए हैं इनटू पावर में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, ही एडिड, उसने मज़ीद। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमारे पास मज़ीद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि हम नए हैं और सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर जो पावर में आए हैं वो पहली दफ़ा आए हैं। ही एडिड, उसने इजाफा किया, वो जो बात कर रहा था ना यहाँ पे अभी तफसील बता रहा था, उसके साथ उसने ये वाली तफसील भी बयान की। तो ये सब्जेक्ट होगी, ये इसकी वर्ब हो गई। तो ये जो हैव है ना, ये पोजेशन को बता रहा है, ये किसी चीज़ के रखने को बताता है। फिर वी है, फिर आर है। अच्छा, ये जो आर है ना, ये असल में वी आर है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्पीकिंग में तो चल जाती है, लेकिन राइटिंग में नहीं उसको लिखते, ठीक है। फिर उसके बाद यही सब्जेक्ट है और यहाँ पे आर लर्निंग है, फिर मोस्ट है, फिर उसके बाद केम है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो अब ये देखो एक सेंटेंस है और कितने ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट वर्ब के पेयर हैं। दो अगरचे नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है, वेल इंटेंशनड, कि ये सारी चीज़ें जो हुई थी उनके पीछे जो इंटेंशन थी, जो इरादा था वो अच्छा था। दिस एडमिशन, कहता है ये जो कबूल करना है ना, बाय आ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उस प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए जो कि सिटिंग है, जो कि पावर में है, हाउ वे थ्रो हिज टर्म, कि उसका जो टर्म है, उसका जो दौरानिया है, उसके मिड वे में आकर इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्ब कर देने वाला है। कहता ठीक है, जो बातें मिस्टर इमरान खान ने कही हैं, ठीक है, मिस्टर खान ने जो बातें कही हैं, कहता कोई शक नहीं है, उसके पीछे उनका जो भी इरादा था, जो भी इंटेंशन थी वो बुरी नहीं थी, इंटेंशन उनकी अच्छी थी, किसी रीज़न की बुनियाद पे उनसे डिले हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो कबूल करना है ना एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, और वो भी उस वक़्त जब वो अपने टेन्योर के, अपने टर्म के, अपने टाइम पीरियड के बिल्कुल मिड में है, कहता ये बहुत डिस्टर्बिंग है। यहाँ पे डिस्टर्बिंग आया है, ये डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है, और यहाँ पे डिस्टर्ब्ड क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये डिस्टर्बिंग की बात कर रहा है, ये उस चीज़ की बात कर रहा है जो कि डिस्टर्ब कर देने वाली है, डिस्टर्ब हुई वाली नहीं है, डिस्टर्ब कर देने वाली है, इसलिए यहाँ पे ING में आया है और डिस्टर्बिंग आया है। अच्छा, अब ये देखो वेल इंटेंशनड, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने कोई काम किया, आप चाह रहे थे कि उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स निकलें, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि आपको क्या मिला, उसके बैड इफ़ेक्ट्स नज़र आए, और ये वो इफ़ेक्ट्स थे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो मतलब कहने का क्या है कि आपने जो काम किया था वो काम तो आपकी अच्छी नीयत से ही था, लेकिन उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि मतलब कि आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, आपकी इंटेंशन, आपके जो इरादे थे वो ठीक थे, वो अच्छे थे। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है। अच्छा, उसके बाद आपने ये डिस्टर्बिंग नज़र आया, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे डिस्टर्ब्ड क्यों नहीं आया और डिस्टर्बिंग क्यों आया। हाफ वे का मतलब क्या होता है? हाफ वे का मतलब होता है मिड वे, मिडल, मिड, सेंट्रल, कि उसका जो टर्म है, उसका जो टेन्योर है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसके मिड में आके, उसके हाफ वे में आकर वो ये बात कर रहा है। फॉर द पास्ट 2 years, कहता पिछले 2 सालों से द कंट्री हैज़ फेस्ड, कहता जो कंट्री है वो फेस कर चुकी है, वो सामना कर चुकी है मल्टीपल क्राइसिस का, बहुत सारे क्राइसिस का। फ्रॉम एन इकोनॉमी,
अब कह रहा है फ्रॉम कहाँ से, कहता है एन इकोनॉमी, उस इकोनॉमी से इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड होगी, बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई, एंड अ नियर वॉर, और एक जो करीबी जंग थी विद इंडिया, इंडिया के साथ, टू कहाँ तक, कोविड-19 पेंडेमिक, कहता है कोविड-19 पेंडेमिक तक, एंड द वीट शुगर एंड पावर क्राइसिस, और यहाँ तक द चैलेंजेस हैव हैड अ रियल कॉन्सिक्वेंसेस, कहता जो चैलेंजेस थे ना, जो ये मुश्किलात थी, वो रखती थी बहुत शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस, असरात को, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, कई मिलियन लोगों के लिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इस इकोनॉमी से लेकर जो कि डाउनवर्ड स्पाइरल में थी, जो कि बिल्कुल डाउन हो रही थी, और कहता एक ऐसी जंग इंडिया के साथ जो कि नियर थी, जो कि नज़दीकी थी, और कहता यहाँ तक कोविड-19 पेंडेमिक तक, वीट शुगर पावर क्राइसिस तक, कहता ये जो चैलेंजेस रहे हैं उनके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब ये स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है, देखो अगर जो डाउनवर्ड स्पाइरल की बात की है ना उसने, स्पाइरल का मतलब होता है ग्राफ कर्व, ठीक है, वो ग्राफ वो कर्व जो नीचे की तरफ जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल। अच्छा, हैव हैड, यहाँ पे हैव हैड का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। फॉर द प्राइम मिनिस्टर, कहता प्राइम मिनिस्टर के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे ये डैश डैश आ गई, अब आप इसको ना 1 मिनट के लिए ना साइड पे रख दो, इसके बगैर हम रीड करेंगे। कह रहा है फॉर द प्राइम मिनिस्टर के लिए, टू एडमिट, तस्लीम करना, किस बात को, दैट ये कि हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गेटिंग, कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वाज गेटिंग एक्विंटेड विद गवर्निंग, कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो फेमिलियर हो रही थी गवर्निंग के असूलों से। इज़ एन इंडाइटमेंट, कहता है ये तो एक चार्ज है, एक्यूजिशन है, किस चीज़ का, ऑफ द लीडरशिप्स ग्रिप, लीडरशिप की ग्रिप का, किसके ऊपर, ऑन द कंट्रीज अफेयर, कंट्री के मामलात की ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा था, कहता अगेंस्ट द बैकड्रॉप, कहता अगर आप पर्दे के पीछे देखो ना, ऑफ एटलीस्ट, कहता कम अज़ कम 4 कैबिनेट रीशफल्स, 4 जो कैबिनेट थे वो रीशफल्स हुए थे, मतलब चेंज हुए थे, विद 1, कहता इसके साथ के 1 जो एक था ना एज रिसेंट, कहता वो इतना नया था, इतना ताज़ा रीशफल था, एज दिस मंथ, के वो इस महीने में हुआ था, तो वो ये बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इस बात को तस्लीम करना कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो फेमिलियर हो रही थी गवर्निंग के साथ, कहता है ये सारी की सारी ये चार्ज है, एक्यूजेशन है, इल्ज़ामात हैं लीडरशिप की ग्रिप का कंट्री के अफेयर्स के ऊपर। कहता हालांकि अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो 4 कैबिनेट थे वो रीशफल्स हुए हैं, और एक तो इतना रिसेंट हुआ है जितना कि इस महीने में। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अक्विंटेड विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू नो, जानना, और बी फेमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ से जान पहचान बनाना। जब आप किसी चीज़ के साथ एक्विंटेड विद होते हैं ना, तो आपको उसको पता चलता है कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है, या चीज़ें कैसे, ये सिस्टम काम करता है। यहाँ पे इसने एक्विंटेड विद किसके साथ होना था? गवर्निंग के साथ होना था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। फिर रीशफल्स हैं, ठीक है, रीशफल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना, फिर से मतलब जगह तब्दील करना और ये नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना किसी को, तो इसको रीशफल कहते हैं। अच्छा, इंडाइटमेंट, इसका मतलब होता है चार्ज, एक्यूजेशन। अच्छा, अब ये देखो, ये फिर उसने यहाँ पे ये क्यों लगाया, ये फिर डैश आ गई ना, ये डैश क्यों लगाई उसने? बात तो वो क्या कर रहा था? बात वो कर रहा थी प्राइम मिनिस्टर का तस्लीम करना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो अक्विंटेड विद हो रहा है, वो फेमिलियर हो रहा है, और उसके बाद उसको याद आ गया, अच्छा अभी रुको, किस तरह से वो अभी जान पहचान बना रहा है? कहता बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, अभी तो उसको ये भी नहीं पता कि उसमें ये, यानी कि वो जो कैबिना है उसमें किसको कहाँ पे रखना है, किसको कहाँ पे सेट करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये बात उसको याद आई, उसने ये बात बीच में डाल दी, उसके बाद उसने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और जो वो बात कर रहा था उसको उसने कंटिन्यू रखा। तो ये इस तरह से ये चलता है। When lives and livelihoods, कहता जब जिंदगियां और रोजगार आर एट स्टेक, वो खतरे पर हों, शुड अ गवर्नमेंट बी अलाउड, तो क्या गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए मोर देन अ फ्यू वीक्स, के चंद हफ्ते ऑफ एडजस्टमेंट के, बिफोर टेकिंग ऑन द चैलेंजेस, इससे पहले कि वो टेक ऑन करें, वो संभालें नए चैलेंजेस को।
तो अब वो कह रहा है, कहते इतनी बड़ी उसने यहाँ पे बात बोली है, उसने कहा है कि जब ज़िंदगियाँ और रोज़गार खतरे पे हों, दाव पे लगे हों, तो क्या गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, मतलब इसको दे देना चाहिए चंद हफ्ते एडजस्टमेंट के, इससे पहले कि वो कुछ नए चैलेंजेस को संभाले। तो अब यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन मार्क डाल के उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, क्वेश्चन डाला है और वो हम सब से ये सवाल पूछ रहा है। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है रोज़गार, एट स्टेक में होने का मतलब होता है, देखो अगर कोई भी चीज़ एट स्टेक है ना, तो इसका मतलब है वो खतरे पर है। एट इशू, इन क्वेश्चन, वो इशू पे है, मतलब उस बात के ऊपर इशू जो है वो रेज हो रहे हैं, वहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो सवाल आते हैं, वो उठ रहे हैं। अच्छा देखो, ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना, ठीक है, इनका एक पर्पस रखा गया है। ये इसलिए नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ और मैंने ये सारा काम करने लग जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों के लिए किया जाता है कि आप इनको सेपरेट करना जानो, ठीक है। जब हम ग्रामर सीरीज़ करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इन चीज़ों पे वर्क करने का। आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों कंसीडर किया, इसको वर्ब क्यों कंसीडर किया, ये पास्ट पार्टिसिपल ही क्यों आया। तो ये अभी असल में आप लोगों की मैं सबकी बेस बना रही हूँ कि इन चीज़ों से आप यूज टू हो जाओ। द टाइम फॉर द करंट गवर्नमेंट, कहता है जो वक्त है ना करंट हालिया गवर्नमेंट का, टू स्टार्ट शुरू करने का, परफॉर्म करने के लिए, शुड हैव बीन वेरी सून, कहता ये हो जाना चाहिए था जल्द। कब? आफ्टर टेकिंग पावर इन अगस्त, कि जब अगस्त में 2018 में उसने पावर को संभाला था, तो तब ही वक्त था कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ना वो शुरू कर देती परफॉर्म करना, मतलब जो है ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर देती। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग मॉडल वर्ब लगा हुआ है, उसके बाद हैव बीन है। शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, इनका मतलब है ये पास्ट के बारे में बताते हैं कि ऐसा काम जो है ना वो हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ, ये इसलिए आया है शुड हैव बीन। अच्छा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ब्लेम, कहता है जो सक्सेसिव एक के बाद एक आने वाली जो गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है पास्ट डिस्पेंसेशन को, पिछले सिस्टम को, फॉर द मैस के लिए दे हैव इनहेरिटेड, ये वो मैस है जो उनको विरासत में मिला है। तो सिंपल सेंटेंस है, उसने ये बात की है, कहता है एक के बाद एक जो भी गवर्नमेंट आती है वो इल्ज़ाम डालती है पिछले सिस्टम पर, सारे के सारे मैस के लिए, और ये वो मैस है जो उनको विरासत में मिलता है। तो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर डिस्पेंसेशन है, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टम अरेंजमेंट। दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नो एक्सेप्शन, कहता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कोई नई नहीं है कि ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इल्ज़ाम ना डाले। कहता विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ हीपिंग ब्लेम, कहता जो कि हीप कर रहे हैं, जो कि ब्लेम का ढेर लगा रहे हैं ऑन द 18th अमेंडमेंट, 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर। तो उसने वो बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाया, उसने कहा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई अलहदा नहीं है कि ये वाली जो है ये पिछले पास्ट डिस्पेंसेशन के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना डाले। कहता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल एक के बाद दूसरा इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं 18th अमेंडमेंट के ऊपर। हीप करने का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है पाइल अप करना, स्टैकअप करना। वो अक्सर आपने देखा है ना, वो जो शॉप्स के ऊपर वो जो बोरियां रखते हैं, ठीक है, एक बोरी के ऊपर दूसरी दूसरी तीसरी, वो क्या कर रहे होते हैं, वो पाइल अप कर रहे होते हैं, वो स्टैक बना रहे होते हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगेन दोबारा, द रियलिटी इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द सेंटर, कहता जो स्कोप है ना, जो दायरा है पावर्स का सेंटर की, आर नॉट न्यू कॉन्सेप्ट्स, कहते ये नए कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, एंड शुड नॉट कैच, और इसको कैच नहीं करना चाहिए एन इनकमिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट को और हिज टीम को बाय सरप्राइज से, मतलब बिल्कुल हैरान कर देने से। तो अब वो बात कर रहा है, कहता है कि दोबारा ये जो रियलिटी है ना, कि ये जो स्कोप है पावर्स का सेंटर की, कहता है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है और इसको कैच नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए आने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट को और उसकी टीम को बाय सरप्राइज, हैरानी से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और यही सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। और ये मैंने बताया था जब कंजंक्शन के साथ दो वर्ब को इकट्ठा किया जाए और उनके सब्जेक्ट सेम हो तो फिर वो सब्जेक्ट जो हैं वो रिपीट नहीं करते।
इन फैक्ट दर हकीकत इट कुड बी आस्क्ड, कहता ऐसा पूछा जा सकता था, वाई नो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वॉज साइन इन द ईयर, कहता क्यों कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो था वो साइन नहीं हुआ था इन द ईयर, उस साल में द गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड, जिसमें गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्ट हुई थी टू पावर के लिए। तो सिंपल सेंटेंस है, वो कह रहा है दर हकीकत इट कुड बी आस्क, ऐसा पूछा जा सकता था, क्यों परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है वो साइन नहीं हुआ था उस साल जब जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्ट हुई थी पावर के लिए। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये कुड बी आस्क है, ये मॉडल का पैसिव बना हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो द ईयर आया है ना, ये द आर्टिकल, इससे पता चल रहा है, ये बात हमें क्लियर कर रही है कि ये किसी खास साल की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये कौन सा साल था, ये आगे उसने बताया था गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, कि जब जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्ट हुई थी। तो इन आर्टिकल्स को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना, इनसे भी आपको पता चलता है कि अगला जो है वो क्या बात करना चाहता है। ऑल्सो वो कह रहा है द गवर्नमेंट लीडर्स वुड डू वेल, कहता है जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं वो डू वेल, वो अच्छा करेंगे, टू गो इनटू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल दाखिल होते हुए, रिफ्लेक्टिंग ऑन, किस तरह से, कंसीडर करते हुए, देयर रिलेशनशिप, उनके ताल्लुकात को, विद द ऑपोजिशन के साथ। तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट लीडर्स जो हैं वो अच्छा करेंगे कि वो जब अगले साल में जब वो गो इनटू हो, जब वो दाखिल हों, तो किस तरह से दाखिल हों, कंसीडर करते हुए, सोचते हुए, गौर फिक्र करते हुए अपने रिलेशनशिप को ऑपोजिशन के साथ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वुड डू जो है ये मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब लगी हुई है। ये यहाँ पे वुड जो है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ऐसा अच्छा हो सकता है, अच्छा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, री जो है यहाँ पे लगी हुई है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है फिर से। ठीक है, इसका मतलब है फिर से कंसीडर करना, फिर से सोचना और उसके बारे में सोच विचार करना। देयर इज़ नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है, दैट ये कि द लेटर, कहता ये जो बाद वाले हैं, ठीक है, हैव मेड, वो बना चुके हैं, गवर्निंग को मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, फॉर द करंट रूलर्स के लिए, बट लेकिन द चैलेंज, कहता ये जो चैलेंज है, माइट हैव बीन, कहता हो सकता था कि वो लेस इंटीमिडेटिंग होता, कम चैलेंजिंग होता, हैड द गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है वो बिल्ड करती लेस एक्रीमोनियस कनेक्शंस को, किसके साथ, विद द ऑपोजिशन के साथ। लेंथी सेंटेंस है, ज़रा तवज्जो से सुने। वो कह रहा है कोई शक नहीं है कि जो बाद वाले हैं, ठीक है, जो ऑपोजिशन है वो ख़राब कर चुकी है, गवर्निंग को बहुत मुश्किल कर चुकी है हालिया रूलर्स के लिए। कहता ये जो चैलेंजेस है ना, माइट हैव बीन, कहता हो सकता था ये कम फ्राइटनिंग होते, कम इंटीमिडेटिंग होते, कम चैलेंजिंग होते, अगर ये जो गवर्नमेंट है वो बिल्ड करती ना कम नफरत भरा कनेक्शन अपने ओपोजिशन के साथ, अपने मुखालफिन के साथ। तो यहाँ पे देर आया है, मतलब इनवायन बनी है, ये सब्जेक्ट, ये इसके वर्ब। द लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, दो का जिक्र किया है, गवर्नमेंट अब के जो करंट गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनकी बात की है और ओपोजिशन की बात की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, मॉडल है और उसके बाद हैव बीन। मैंने क्या कहा था कि शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, ये जो होते हैं ये ना बताते हैं कि ऐसा काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, ऐसे चांसेस थे, किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, वो चीज़ जो चैलेंजिंग हो, जो मतलब चैलेंजेस को क्रिएट करे। अच्छा, अब यहाँ पे हैड आया, फिर गवर्नमेंट आया, फिर बिल्ड आया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बनी हुई है, ये है कंडीशनल सेंटेंस। और ये जो हैड नज़र आ रहा है ना, ये असल में कंडीशनल को बनाने का ना एक दूसरा वे होता है। यहाँ पे ये हैड नहीं है, इसका मतलब होता है इफ़, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब होता है इफ़। ये वीडियो ऑलरेडी ज़रा लंबी हो गई थी, इस वजह से ये मैंने स्ट्रक्चर इसमें नहीं डाला आज के। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिटर, एसर्बिक, स्कैथिंग, मतलब कि जब दो लोगों के दरमियान में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो उसमें खटास आ जाए तो उसको कहते हैं कि इसमें ये जो रिलेशन है, ये कनेक्शन है, ये एक्रीमोनियस हो गया है, ये बिटर हो गया, ये एसर्बिक हो गया है। इट इज़ ऑल्सो हाई टाइम, कहता है ये भी वक्त आ गया है, दैट डिस्प्यूट्स, कहता है जो झगड़े हैं विदन द पीटीआई के अंदर, कौन से झगड़े, विच हैव सो ऑफन स्पिल्ड इनटू पब्लिक डोमेन, कहता है जो कि
अक्सर औकात पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। वर्ड एड्रेस, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए बाय द प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता अब वक्त आ गया है कि जो भी झगड़े हैं पीटीआई के अंदर और ये वो झगड़े हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, कहता इनको एड्रेस किया जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है हाई टाइम, ठीक है। इसके ऊपर ना मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और यहाँ पे यूट्यूब में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। इसका वैसे मतलब होता है कि अब वक्त आ गया है कि ये वाला काम जो है ये हो जाना चाहिए, अब वक्त आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड एड्रेस क्यों आया है ये भी मैं उस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वाला जो एडिटोरियल होता है ना, इसमें पैरा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि इसमें स्ट्रक्चर कम से कम ऐड किए जाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बात है उसको कन्वे कर दिया जाए। पब्लिक एडमिशन ऑफ द गवर्नमेंट्स टीथिंग प्रॉब्लम्स, कहता है ये जो पब्लिक के सामने ये जो एडमिशन हुआ है, कबूल करना है गवर्नमेंट की टीथिंग प्रॉब्लम्स को, आर नॉट गोइंग टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, ये जो चीज़ है ये कॉन्फिडेंस नहीं लाने वाली, बट लेकिन स्टेपिंग अप टू द चैलेंज, लेकिन मूव करना चैलेंज की तरफ, एंड टर्निंग इन अ गुड परफॉर्मेंस, और इनको तब्दील करना अच्छी परफॉर्मेंस में, माइट डू द ट्रिक, हो सकता है ये जो चीज़ है ये काम कर जाए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो पब्लिक के सामने उन्होंने ये चीज़ें मानी हैं कि हम नहीं थे और ये सारे इशू हुए, हम लोगों को फेस करना पड़े। तो कहता है ये जो सारे के सारे इश्यूज़ हैं इनको तस्लीम करना, कहता है ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आएंगे, लेकिन कहता है अगर आप मूव करें चैलेंज की तरफ और इसको तब्दील कर दें एक अच्छी परफॉर्मेंस में, तो कहता हो सकता है ये जो चीज़ है ये ट्रिक कर जाए, ये वर्क कर जाए। अच्छा, टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? देखो, जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने आपके घर में फैमिली में कहीं पे अपने बच्चों को देखा हो, तो जब उनके दांत निकलते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको बुखार भी हो जाता है, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये कब उनको फेस करना पड़ता है? जब वो ना आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है आपने स्टार्ट किया, तो उसके स्टार्ट में वो जो आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा ना, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और ये अर्ली स्टेज में ही होती हैं। अब उसके बाद स्टेपिंग अप एंड टर्निंग, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके बाद है माइट टू। माइट का मतलब होता है कि हो सकता है, चांसेस हैं, और डू द ट्रिक का मतलब क्या होता है? टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, के हो सकता है ये जो चीज़ है ना ये काम कर जाए मतलब कि हमें हासिल हो जाए वो रिज़ल्ट जो हमने डिज़ायर किए थे, जो हमने चाहे थे। तो आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, इन वीडियोस को लाइक किया करें, इस कम्युनिकेशन को टू वे कम्युनिकेशन बनाया करें, बताया करें कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।